रुद्र आज प्रत्यक्षा के बेहद करीब था। उसने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भर रखा था और आज उसने अपनी जिंदगी का वो पहला कदम उठाया था जिसे वो प्रत्यक्षा को खुद से बांध रहा था। रुद्र ने प्रत्यक्षा के आंसुओं को पोंछते हुए उसे चूम लिया था, लेकिन इस बार ये गलती से या नशे में नहीं हुआ था और इस बार ये कोई ख्वाब भी नहीं था, बल्कि यह हकीकत का वो हिस्सा था जिसे रुद्र अपनी मंजूरी दे रहा था। रुद्र के अचानक ही चूम लेने पर प्रत्यक्षा एक बार फिर से पूरी तरह से हैरान थी। उसने रुद्र के चूमते ही अपनी आंखों को फैलाकर अपनी पलकों को जोर जोर से झपकना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षा ने रुद्र को पीछे की तरफ धकेलते हुए उसे हैरानी से देखा। लेकिन तुम तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और एक बार फिर से उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगा। इस एक पल में एक बार फिर से प्रत्यक्षा को यह महसूस होने लगा जैसे वो किसी खाई में गिर रही हो, लेकिन अगले ही पल प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखों को बंद करके अपने दिल की सुनी और फिर रुद्र के साथ उस पल में खुद ही खो गई। उसने मन में ही सोचा, अगर ये कोई सपना है तो मुझे इस सपने में ही रहना है। मेरी राख हो चुकी जिंदगी में तुम वो रोशनी बनकर आए हो जो मुझे जिंदगी जीने के लिए एक नई उम्मीद दे रही है। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपने बाहों में थाम रखा था। दोनों की ही आंखें बंद थी, लेकिन प्रत्यक्षा की उन आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर जैसे ही रुद्र के हाथ पर प्रत्यक्षा के आंसू गिरे, रुद्र ने खुद को प्रत्यक्षा से अलग करते हुए उसकी आंखों की तरफ देखा। ये आंसू मेरे मन में अब सवालों को पैदा कर रहे हैं। क्या हुआ? रुद्र ने पाया कि प्रत्यक्षा की आंखें लाल होने लगी थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसे सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए प्रत्यक्षा के माथे को चूमा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, अच्छा मेरी बात सुनो। तुम्हें रोकने की वजह यह नहीं है कि मुझे तुम्हारी जान बचानी है या तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें रोकने की वजह यह है कि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहा हूं। मेरा दिल तुमसे अलग होने से डर रहा है। पिछली बार मैं इसलिए स्वार्थी हुआ क्योंकि तुम्हें हर खतरे से महफूज रखना चाहता था और अपने परिवार को बचाना चाहता था, लेकिन इस बार मैं इसलिए स्वार्थी हो रहा हूं क्योंकि अपने टूटते दिल को और बिखरता हुआ अब नहीं देख सकता। प्रत्यक्षा कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। वो बस सिसकते हुए ही रुद्र को देखे जा रही थी। प्रत्यक्षा की सिसकियों की आवाज रुद्र के कानों को बेचैन करने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में कस लिया और प्रत्यक्षा भी धीरे से अपनी आंखों को बंद करके रुद्र के सीने पर अपना सर रखने लगी। रुद्र ने उस बारिश में ही प्रत्यक्षा को सीने से लगाए हुए आसमां की तरफ देखा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, अब तुम ऐसे रोती रहोगी तो बहुत जल्द लोग मुझे लड़की के साथ जबरदस्ती करने वाला कहने लगेंगे। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं। तो क्या तुम्हें मेरे साथ बेचैनी हो रही है? मुझसे दूर रहना चाहती हो? प्रत्यक्षा बस रोए जा रही थी, लेकिन उसे शांत करते हुए रुद्र ने उससे कहा, पता है, मैं हर दिन सोचता था कि मुझ में कुछ तो बदल रहा है। पता नहीं क्यों, सब जानते हुए भी खुद को मंजूरी नहीं दे पा रहा था। आज भी बहुत डर रहा हूं कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों अब तुमसे दूर नहीं रहना। सब कुछ मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। जितनी लड़ाई झगड़े, जितनी बहस, जितनी भी गलतफहमी थी ना, सब कुछ अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। प्रत्यक्षा रुद्र के सीने पर अपना सर रखे हुए रुद्र की बातों को चुपचाप से सुन रही थी। उस रात के गहरे अंधेरे में भी रुद्र और प्रत्यक्षा के दिलों में जलती हुई आग उनकी जिंदगी को रोशन करने लगी थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए प्रत्यक्षा से कहा, इस तरह से नजरें क्यों चुरा रही हो? क्या मतलब है इसका? देखो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका देकर देखो। मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा जिसकी वजह सिर्फ तुम होगी। प्रत्यक्षा की पलकें अभी भी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा की नम पलकों को धीरे से चूमा और फिर अपनी धीमी सांसों में ही प्रत्यक्षा से कहने लगा, क्या हुआ? तुम मुझे देख क्यों नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए चुप हो क्योंकि हम यहाँ अकेले हैं और तुम मुझसे भी डर रही हो? प्रत्यक्षा ने धीरे से ही अपनी पलकों को उठाकर रुद्र की आंखों की तरफ देखा, लेकिन रुद्र की नजरें मिलते ही एक बार फिर से प्रत्यक्षा की पलकें झुक गई। प्रत्यक्षा रुद्र की नजरों का सामना भी नहीं कर पा रही थी। ओह, शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। मुझे माफ करना। शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने तुरंत ही उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती या फिर मुझे बुरा लगा जब तुमने मुझे। प्रत्यक्षा अचानक ही बोलते हुए रुक गई, क्योंकि जैसे ही उसकी नजर रुद्र से मिली वो एकदम से हिचकिचा गई और उसने एक बार फिर से अपनी आंखें नीचे कर ली। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और फिर मुस्कुराते हुए ही प्रत्यक्षा के कानों के पास जाकर धीरे से कहा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें आज पहली बार चूमा। अगर देखा जाए तो आज चौथी बार हम एक दूसरे के इतने करीब हैं। क्या तुम्हें याद नहीं? प्रत्यक्षा की नजरें अभी भी शर्म से झुकी हुई थी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए उसकी झुकी हुई नम पलकों को धीरे से चूमा और फिर उसके कानों के पास जाकर उसे अपनी सांसों में ही धीमे शब्दों में बेहद प्यार से कहने लगा, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं, वो ऐसा पहले नहीं। सच में? और कितना छुपाओगी? आज हमारे बीच में ये पहली बार नहीं हुआ है। आज चौथी बार हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब हैं। नहीं, मुझे याद नहीं है। क्या सच में तुम्हें याद नहीं? बोलो। रुद्र की बात सुनते ही प्रत्यक्षा ने एकदम से पलटकर रुद्र की तरफ देखा, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। प्रत्यक्षा ने हैरान होते हुए रुद्र को देखा। इस पर रुद्र ने भी अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेरते हुए धीरे से मुस्कुराकर प्रत्यक्षा से कहा, और तुम्हारी ऐसी जुगनू जैसी टिपटिपाती हुई आंखें, इन्हें देखते ही मेरी हिम्मत एकदम से टूट जाती है। क्या तुम्हें याद है ये सब? पर कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो तुमने पूरा वक्त मुझसे झूठ बोला? प्रत्यक्षा इतना ज्यादा हैरान थी कि उसके मुंह से ठीक तरह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि प्रत्यक्षा को अच्छी तरह से याद था कि पहली बार रुद्र ने उसे तब किस किया था जब वो जंगल में थी और अचानक ही रुद्र के घायल होने की वजह से उसकी सांसें धीमी होने लगी थी। जंगल की उस रात को पहली बार प्रत्यक्षा ने अपने दिल की बात को रुद्र के सामने रखा था, क्योंकि प्रत्यक्षा को ऐसा लग रहा था कि शायद रुद्र प्रत्यक्षा को हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। ऐसे में प्रत्यक्षा रो रो कर रुद्र को अपने दिल की बात कह रही थी। रुद्र बेहोश था और जैसे ही प्रत्यक्षा अपने दिल की बातें रुद्र से कहने लगी थी, रुद्र ने एकदम से ही होश में आते हुए प्रत्यक्षा को चूम लिया था। प्रत्यक्षा को ये सब याद आते ही उसने गहरी सांस लेते हुए रुद्र से पूछा, नहीं, तुम बेहोश थे ना जब पहली बार वो सब हुआ? और फिर उसके बाद तुमने कहा था कि बेहोशी की हालत में थे, इसीलिए तो तुम बंधे हुए वहां पर पड़े थे जब उस दिन जयंत ने हमें अगवा किया था। और मुझे अच्छे से याद है, तुम तो ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, तुम्हारी आंखें तो ठीक से खुल भी नहीं पा रही थी। फिर कैसे याद है तुम्हें? जब तक प्रत्यक्षा अपने सारे सवाल रुद्र से पूछ रही थी, रुद्र बेहद प्यार से प्रत्यक्षा को देख रहा था। बारिश की बूंदों को प्रत्यक्षा के चेहरे से हटाते हुए रुद्र ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, इतने सारे सवाल आज तक क्यों नहीं पूछे तुमने? जब तुम्हें भी याद था और मुझे भी सब याद था, तो फिर अपने मन को इतना क्यों शांत रखा हुआ था? क्योंकि आधा वक्त मुझे लगता रहा कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, फिर आधा वक्त लगा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करते, और फिर लगा कि कहीं मुझे ही कोई भ्रम ना हुआ हो। मैं बस तुम्हारे सामने बेवकूफ नहीं लगना चाहती थी, इसलिए चुप थी। क्या तुम्हें एक बात बताऊं मैं? प्रत्यक्षा इतनी मासूमियत से ये सब कह रही थी कि रुद्र बस हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। रुद्र अभी भी प्रत्यक्षा को अपनी बाहों में भरकर बैठा हुआ था और प्रत्यक्षा उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। इस पर रुद्र ने उसे बारिश से बचाते हुए उसकी आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए बारिश को प्रत्यक्षा तक पहुंचने से रोका और फिर उससे कहने लगा, तुम सच में बेवकूफ हो। मैं डर गया था बहुत ज्यादा। उस दिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। क्यों? अब क्यों बेवकूफ हूँ मैं? क्या किया मैंने? जब हम जंगल में थे तब मैं बेहोश नहीं हुआ था, बस थक गया था। लेकिन तुमने जब मेरी फिक्र में रोते हुए कहा कि तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकती हो, जब तुमने मेरे घाव पर अपने हाथों को रखा और मुझे सहारा दिया, तो पहली बार लगा कि जब कोई दिल से परवाह करता है तो कितना अच्छा लगता है। मैं पत्थर हूँ, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए, वरना इतना भी पत्थर नहीं हूँ कि किसी की बातों को और हालातों को समझ ना पाऊं। जयंत ने तुमसे वो सब कहा और कपड़े उतारने की जबरदस्ती की, और तुम मान भी गई, जबकि तुम जानती थी कि उसकी बात मानने के बाद भी वो हम दोनों को मारने की ही सोचता। अब समझ में आया कि
मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे हर एक चीज अच्छे से याद है, और उस समय तुम मेरे करीब आई थी, वो भी इतने सारे लोगों के बीच। मुझे क्या, अगर उनमें से कोई जिंदा होगा उसे भी याद होगा ये तो। फिर तुमने तो मुझे चूमा था इन सब लोगों के सामने। लेकिन जब हमें होश आया और हम महल में थे, तब तो तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। झूठ क्यों बोला तुमने? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, बल्कि उस दिन मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। बताना चाहता था कि मुझे सब याद है और मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ। लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम शर्मिंदा हो और मेरा सामना करने से हिचक रही हो। तो लगा कि शायद तुम्हारे दिल में इतना भी कुछ नहीं है जितना मैंने महसूस किया था। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, बस इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा। लेकिन वो पल मेरे लिए बहुत कीमती थे। प्रत्यक्षा ने अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए रुद्र से बेहद मायूस होकर कहा, फिर भी तो तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते थे, ये जानते हुए कि मेरे मन में क्या था। तुम इसे समझ चुके थे। हालांकि मैं नहीं जानती थी कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या जगह है, क्योंकि पिछले दोनों ही बार तुम नशे में थे और बेहोश थे। फिर भी तुमने मुझे खुद से दूर करना चाहा। रुद्र ने प्रत्यक्षा के सर को अपने सीने पर रखते हुए उससे कहा, मेरा दिल ही जानता है कि कैसे मैं तुम्हें दूर करने का सोचता था। हम जो महसूस करते हैं वो सही है या गलत, हमारा दिल जानता है, लेकिन कभी कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनों को खोया है। पहली बार कोई ऐसा मिला जिसे मैं अपना कह सकता था। फिर ऐसे में मैं कैसे सिर्फ खुद के बारे में सोच सकता था, कैसे तुम्हें अपने पास रोक सकता था। मैंने अपनी जिंदगी में हर उस इंसान को खोया जैसे मैंने अपना कहा था। ऐसे में तुम मेरा पहला अपना रिश्ता थी। तुम्हारे साथ रहने से ज्यादा जरूरी यह था कि तुम्हें महफूज रखता, क्योंकि तुम जहां भी रहती, अगर खुश होती तो मैं अपने आप ही खुश हो जाता। वहां खुश रहती अगर तो तुम भी खुश हो जाते। इससे तो अच्छा अपने पास रहने देते, तो हम दोनों एक साथ खुश रहते। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है कि कहीं मेरे साथ तुम भी ना कहीं फंस जाओ, या फिर मेरी वजह से कभी कोई तुमसे दुश्मनी ना निकाल ले जाए। मेरी जिंदगी पूरी तरह से अलग है, ये बाकियों की तरह नहीं है। जैसे लोग जीते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने लोगों को खुश रखने के लिए जो करते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। नहीं समझी, हम अलग कैसे हैं? तुम शहर की पढ़ी लिखी एक नाजुक लड़की हो और मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ। मेरी हकीकत क्या है वो अभी भी तुम पूरी तरह से नहीं जानती हो। हर जगह फासले ही फासले हैं। कैसे फासले? हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अलग हैं एक दूसरे से? बहुत कुछ अलग है। मैंने 8-9 साल की उम्र में ही किसी की जान ली थी। एक ऐसे दरिंदे इंसान की इतनी प्यारी बीवी होना, कैसे संभालूं मैं ये सब? तुम बताओ। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ रहना सही होगा या नहीं। मैं दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने वो फैसला लिया था। लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। प्रत्यक्षा को आज ये सब सुनकर हद से ज्यादा खुशी हो रही थी। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने मन में ही सोचा, शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हें ही प्यार नहीं मिला कभी, लेकिन मेरी कहानी, उसका क्या? कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरी हकीकत क्या है, मेरा गुजरा हुआ कल क्या है और मेरे दिल में दफन राज क्या है? कैसे बताऊं तुम्हें कि मेरे साथ क्या हुआ था? ऐसे तो मैं भी तुम्हें धोखे में ही रख रही हूँ। प्रत्यक्षा अपनी सोच में ही खोई हुई थी कि तभी रुद्र ने प्रत्यक्षा से कहा, कहाँ खोई हुई हो? क्या एक बात सच सच बताओगी? हाँ, पूछो ना। डर लगता है मुझसे। हाँ भी और नहीं भी। अब इसका क्या मतलब है? तुमसे डर नहीं लगता, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन जब तुम गुस्सा होते हो तब डर लगता है। रुद्र ने प्रत्यक्षा की बात को सुनते ही उसके माथे को प्यार से चूमा और उससे कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर बहुत बार चिल्लाया, बहुत बार तुम्हें धमकियां दी और कई बार तुम्हें भला बुरा कहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें खतरों से बचाना चाहता था और मुझे समझ ही नहीं आता था कि कैसे तुमसे बात करूं। तुम्हें बुरा लगता होगा ना? मैं अब क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। पहली बार तो मैंने तुम्हारा एक अलग रूप देखा था। मुझे तुमसे डर लगता था कि तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे तुमसे नफरत भी होती थी। तुम कमाल हो। मतलब जब मैंने कुछ नहीं किया तो तुमने पूरे गांव में मेरा तमाशा बना दिया। अरे तो मुझे तब कहाँ कुछ पता था। अच्छा हुआ कि कुछ पता नहीं था। हालांकि मेरी इज्जत पर उंगली उठाना अजीब था, जहां हर एक इंसान ये जानता था कि
मैं ब्रह्मचारी हूँ। वहीं पर वो मुझे तुम्हारी इज्जत लूटने वाले की नजर से देख रहे थे और तुमने चिल्ला चिल्ला कर मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। मुझे अंदाजा भी होता अगर, तो शायद मैं कुछ बोलती ही नहीं। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। अगर आगे कभी ऐसा वक्त आया कि मेरी वजह से बाबा, बड़े भैया या कार्तिक पर खतरा हुआ तो क्या करोगे तुम? क्या मुझे छोड़ दोगे? अगर ऐसा कभी हुआ भी तो बस इतना याद रखना कि ये घर तुम्हारा अपना घर है और यहाँ के लोग तुम्हारी हिफाजत में जमीन आसमान एक कर देंगे। इन लोगों ने मुझे अपना नाम दिया है। ये लोग तुम्हें तो शायद मुझसे भी ज्यादा मानते हैं, तो तुम इतना ज्यादा मत सोचो। मेरी वजह से तुम्हारा नाम बदनाम हुआ कि तुम्हें मैंने अपना मुजरिम बना दिया था। वैसे बदनाम होने से कुछ याद आया। तुमने जब इतने गांव के सामने मुझे चूमा था तब तुम नशे में नहीं थी, है ना? अब जरा सोचो कि बिना नशे किए ही तुमने वो सब किया, तो नशे में तुमने क्या क्या किया होगा। और इस बार मैं अच्छे से कह सकता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। रुद्र की बात सुनकर प्रत्यक्षा ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैंने कुछ किया था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तब से लेकर अब तक तुम्हें हर एक बात पता है, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अच्छा सुनो ना, कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? प्रत्यक्षा ने महसूस किया कि अचानक ही रुद्र के चेहरे का रंग बदल सा गया था। इस पर प्रत्यक्षा ने उससे कहा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या पूछना है? पूछो ना। मेरी बात को अपने दिल से ना लगाना, लेकिन ये एक जरूरी बात है जो अब मेरे मन में खटकने लगी है। हाँ पूछो। तुम्हारे परिवार को मेरे बारे में पता था कि मैं एक दुश्मन के घर का बेटा हूँ और एक ब्रह्मचारी हूँ, फिर भी उन्होंने तुम पर वो इल्जाम क्यों लगे रहने दिए? क्यों तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हें दुश्मन के हाथों में जाने दिया? रुद्र के इस सवाल से प्रत्यक्षा एकदम से चुप हो गई और उसका खिला हुआ चेहरा पूरी तरह से उतर गया। मायूस हो चुकी प्रत्यक्षा को रुद्र ने प्यार से संभालते हुए पूछा, मुझे सब जानना है। जख्म चाहे जैसा भी हो, वक्त पर ही इलाज करना चाहिए। प्रत्यक्षा ने सवाल सुनते ही बेहद मायूसी से जवाब देते हुए रुद्र से कहा, अगर मैं कहूँ कि मुझे नहीं पता तो भरोसा कर सकोगे? हाँ कर सकता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। अगर न बताना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि अगर कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है तो बताओ मुझे। मुझे उस घर के लोग अपने ही घर का हिस्सा नहीं मानते थे, तो उन्होंने जो मेरे साथ किया मुझे उससे शिकायत नहीं है। इसलिए पूछ रहा था मैं कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। लेकिन तुम परेशान ना हो, भूल जाओ मैंने जो भी पूछा। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रुद्र ने दोबारा प्रत्यक्षा से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन प्रत्यक्षा ने थोड़ी देर बाद धीरे से कहा, कम से कम बाबा ने मुझे अपना नाम तो दिया। बड़े भैया और कार्तिक ने तुम्हें अपने भाई का दर्जा तो दिया। पूरा गांव तुम्हें बाबा के बेटे के नाम से जानता तो है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अब मेरा कोई नहीं है। मैं हमेशा से ही शहर में रही, इसलिए नहीं कि सबको मेरी चिंता थी या फिर वो मेरा भविष्य अच्छा बनाना चाहते थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो मुझे कभी घर का हिस्सा नहीं मानते थे। दादी ने तो कभी मुझे अपने बच्चों में गिना तक नहीं। मैं उनके परिवार का हिस्सा नहीं बन पाई। रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ देखते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और फिर अपने हाथ को खोलते हुए प्रत्यक्षा के हाथ को अपने हाथ पर रख लिया। क्या मैं तुम्हारा परिवार बन सकता हूँ? क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? क्या मैं वो इंसान बन सकता हूँ जिस पर तुम भरोसा कर सको? रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथ को थामा हुआ था। इस पर प्रत्यक्षा ने उसी हाथ को देखते हुए रुद्र से कहा, बस वादा करो कि वक्त आने पर तुम मुझे समझोगे और मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। वादा रहा। मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम ही मेरी पहली और आखिरी चाहत होगी। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं आएगा। वादा है कि तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखूंगा और अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। और वादा है कि अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ही रहूंगा। प्रत्यक्षा रुद्र की तरफ देख रही थी। उस हल्की सी बारिश में प्रत्यक्षा और रुद्र ने बिना प्यार के इजहार किए हुए ही अपने दिल की हर एक बात दूसरे से कह दी थी। प्रत्यक्षा को आज शायद रुद्र के वादे में लगभग हर खुशी मिल गई थी। रुद्र के किए हुए इस वादे ने प्रत्यक्षा को पूरी जिंदगी भर के लिए अपना सहारा दे दिया था।
रुद्र को देखते हुए प्रत्यक्षा का दिल अचानक ही भर आया था और प्रत्यक्षा की बहती आंखें उसके दिल का हाल बयां करने लगी थी। प्रत्यक्षा जोर जोर से रोए जा रही थी। इस पर रुद्र ने प्यार से प्रत्यक्षा को गले लगाए हुए उसके सिर को धीरे से सहलाने लगा और प्रत्यक्षा से कहने लगा, बस बस बस, जो बातें तुम्हें दुख पहुंचाएंगी अब से हम उन बातों को कभी नहीं करेंगे। अब रोना बंद करो और मेरे एक सवाल का जवाब दो। प्रत्यक्षा ने धीरे से चुप होते हुए सिसकते हुए ही रुद्र से कहा, और कितने सवाल पूछने हैं तुम्हें, पूछो। रुद्र ने प्रत्यक्षा को रोकते हुए चेहरे की तरफ झांक कर देखा और फिर उससे पूछने लगा, तुम्हें कोई रोने की बीमारी है क्या? प्रत्यक्षा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए रुद्र से कहा, नहीं, मैं बस रोने लगती हूँ कभी कभी। और तुम्हारी उम्र कितनी है? 23 की हूँ। क्यों? प्रत्यक्षा के मुंह से जवाब सुनते ही रुद्र ने जोर से अपनी आंखों को मींच लिया और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। अब क्या हुआ? तुमने उम्र क्यों पूछी? तुमने ऐसे मुंह क्यों बनाया? बोलो तो। कुछ नहीं। तुम कितने साल के हो? रहने दो, मत पूछो मुझसे। बस इतना कहूंगा कि पहले अच्छे से बड़ी हो जाओ। प्रत्यक्षा ने माथा समेटते हुए रुद्र से कहा, इतना भी क्या है? क्या बड़ी हो जाऊं? मैं क्या तुम्हें 16 साल की लग रही हूँ? मैं कम से कम 30 के बाद शादी करती, लेकिन बीच में ये सब हो गया। लेकिन तुम बताओ ना कि तुम कितने साल के हो? मैं इस वक्त 34 का हूँ, तुमसे कुछ 10 साल बड़ा हूँ। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि जब तुमने पहली बार दुनिया देखी होगी तब तक तो मैंने 1-2 लोगों को दुनिया से विदा भी कर दिया था। प्रत्यक्षा ने अचानक से ही रुद्र से चौंकते हुए कहा, वो लोग जो पीछा कर रहे थे वो आ जाएंगे ना? वो मुझे ही ढूंढ रहे थे। हम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हैं? जब प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र बेहद आराम से बैठा हुआ है तो उसने हैरान होते हुए पूछा, बोलो ना। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे से बारिश की बूंदों को साफ करते हुए उससे बेहद धीरे से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ इतनी शांति से बैठकर तुमसे इतनी सारी बातें कैसे कर रहा हूँ? प्रत्यक्षा ने हैरानी से रुद्र की ओर देखते हुए उससे कहा, मतलब तुमने उन लोगों को? इस पर रुद्र ने माथा समेटते हुए प्रत्यक्षा से कहा तो था, याद नहीं क्या तुम्हें? तुमसे पहुंचने वाले हर खतरे को मुझसे होकर गुजरना होगा। प्रत्यक्षा को अचानक ही रुद्र के चेहरे पर एक गुस्सा नजर आने लगा था। अभी तक रुद्र प्रत्यक्षा से बेहद प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब रुद्र को देखते हुए प्रत्यक्षा को रुद्र बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आने लगा था। दरअसल प्रत्यक्षा को ढूंढते हुए जब रुद्र आगे बढ़ रहा था तब उसने जंगल में ही प्रत्यक्षा की तलाश में उसे अगवा करने वाले हमलावरों को देखा। वो हमलावर आपस में बात कर रहे थे, आज का काम नहीं हुआ तो मालिक हमारे छोटे छोटे टुकड़े हमारे कुत्तों को ही खिला देंगे। उस लड़की को ढूंढो और आज ही मालिक के पास ले चलो, और अगर वो लड़की जरा सी भी होशियारी दिखाए तो उसे जान से मार देना। मालिक को वैसे भी उसकी लाश ही देखनी थी पहले। इस पर दूसरे गुंडे ने हाफते हुए कहा, जरा ध्यान से, उसने एक पर अचानक ही हमला कर दिया था। उस छोकरी के पास हथियार भी है और उसकी टांगे भी बड़ी तेज है। दौड़ा दौड़ा कर जान निकाल दी सबकी। लेकिन फिक्र ना करो, लेकिन वो जख्मी है अभी। जाओ और उसे मालिक के पास ले चलो। मालिक का इंतजार आज खत्म ही हो जाएगा। आज उन्हें एक अच्छी खबर देने का वक्त आ गया है। जो भी कहो, मस्त माल है। इतनी कोमल, इतनी सुंदर। हम तो कहते हैं जब मारना ही है तो काहे ना मजे किए जाए। मेहनत तो वसूल होगी कम से कम, फिर देते रहेंगे मालिक को खुशखबरी। रुद्र अभी तक सब कुछ खामोशी से सुन रहा था, वही जंगल में छुपकर सब सुन रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ये सुना कि प्रत्यक्षा जख्मी है, वो अब खुद को बचा नहीं सकती और उसकी इज्जत भी खतरे में है। इस पर रुद्र ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए ही उन हमलावरों से कहने लगा, मुझे भी इंतजार है कि तुम्हारे मालिक को आज एक अच्छी खबर मिल ही जानी चाहिए। रुद्र को अपने सामने देखकर वहां मौजूद कुछ लोग जो उसे जानते थे रुद्र को देखते ही भाग गए और बाकी बचे हुए लोगों ने रुद्र को देखते ही उस पर हमला कर दिया। उस चिड़िया को अब तेरी मौत के बाद ही देखेंगे। लेकिन इसी दौरान रुद्र को कुछ ऐसा पता चला जिसके बाद वो प्रत्यक्षा के लिए की गई साजिश को प्रत्यक्षा के पीछे अनसुलझी दुश्मनियों की तरफ एक और कदम बढ़ा चुका था। उसके सामने ऐसी सच्चाई आई जिसके बाद आधे से ज्यादा राज सुलझने लगे थे। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।